नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। पीएम मोदी आज अम्फान तूफान से मचे कहर का जायजा लेने पश्चिम बंगाल और ओडिशा जाएंगे। हवाई सर्वेक्षण से हालात का जायजा लेंगे पीएम मोदी और साथ ही समीक्षा बैठक में भी हिस्सा लेंगे, जिसमें राहत और पुनर्वास को लेकर के चर्चा होगी। काफी अहम ये बैठक। बता दें कि अम्फान तूफान ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भारी तबाही मचाई है। जान माल के बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। पश्चिम बंगाल में तो 72 लोगों की जान भी चली गई। मनीष कुमार हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। मनीष, जैसा कि पश्चिम बंगाल में बहुत भारी नुकसान हुआ है, उसको लेकर के आज प्रधानमंत्री समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं, क्या और जानकारी? देखिए, कल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद प्रधानमंत्री से अनुरोध किया था कि जिस तरीके का साइक्लोन अम्फन आया है पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, प्रधानमंत्री स्वयं आकर यहाँ पे विजिट करें, देखें, जायजा लें। और उन्होंने मुख्यमंत्री के इस अनुरोध पर जो है आज प्रधानमंत्री सुबह 10 बजे कोलकाता पहुंचेंगे और इसके बाद वो पूरा जायजा लेंगे किस तरीके से प्रभावित पूरा बंगाल हुआ है। खुद मुख्यमंत्री को माने तो उन्होंने कहा कि अपने जीवन में उन्होंने इस तरीके का तूफान नहीं देखा और बहुत बर्बादी हुई है राज्य में। और बिल्कुल समझिए कि तमाम जो क्षेत्र है पश्चिम बंगाल के, वहाँ पे बिल्कुल बिजली ठप है, कम्युनिकेशन ठप है और जो नुकसान हुआ उसका अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल है। और इसी का जायजा लेने के लिए खुद प्रधानमंत्री स्वयं जो है सुबह 10 बजे कोलकाता पहुंच रहे हैं। वह स्थानीय प्रशासन से, मुख्यमंत्री से मुलाकात भी करेंगे और किस तरीके से रिहैबिलिटेशन चलाया जाए और किस तरीके से केंद्र सरकार सहयोग कर सकती है, राज्य सरकार का, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा होगा। एनडीआरएफ की टीम वैसे ही वहां पे लगी हुई, हमने देखा एयरपोर्ट की कल विजुअल्स, किस तरीके से एयरपोर्ट भी बिल्कुल वहां पे पानी पानी हुआ है। तमाम विमान एयरपोर्ट जो है पानी में वहां पे डूबे हुए हैं। तो जाहिर तौर पर जो बर्बादी देखी गई है वो बहुत बड़ी बर्बादी है और उसी का जायजा लेने खुद प्रधानमंत्री आज सुबह 10 बजे कोलकाता पहुंच रहे हैं। बिल्कुल मनीष, आप बने रहिए हमारे साथ। कुछ और खबरों पर भी हम आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन रेलवे अब अपनी सेवा को रफ्तार देने में जुटा है और इसी कड़ी में आज से रेलवे रिजर्वेशन काउंटर खुलने जा रहे हैं। अब यहां से भी टिकट की बुकिंग होगी और इसके अलावा कॉमन सर्विस सेंटर और एजेंट्स के जरिए भी आप अपनी टिकट्स बुक कर सकेंगे। पोस्ट ऑफिस, यात्री टिकट सुविधा केंद्र के साथ ही IRCTC के अधिकृत एजेंट भी टिकट बुक कर सकेंगे और इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के साथ ही कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइंस और जो प्रोटोकॉल है उसका भी ध्यान रखना होगा। तो रेल रिजर्वेशन काउंटर भी आज से खोल दिए जाएंगे, जहां पर लोग काउंटर्स पर जा करके टिकट्स अपनी कंफर्म कर सकेंगे, बुक कर सकेंगे। लेकिन खास बात यह है कि लोगों को अब ये समझना होगा कि राहत जरूर लॉकडाउन 4 में मिल रही है, लेकिन अपनी सेहत का ध्यान खुद ही रखना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा, इसे मेंटेन करना होगा और साथ ही मास्क बहुत ही ज्यादा कंपलसरी अनिवार्य है आपकी और सभी की सेहत के लिए। आप सभी को मास्क जरूर पहनना चाहिए। और जैसा कि रेलवे काउंटर में हम देखते हैं कि अक्सर भारी भीड़ देखने को मिलती है, ऐसे में आप खुद के लिए और पूरे देश के लिए ये संक्रमण ना फैले, उसके लिए जो तमाम गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल है उसे जरूर फॉलो करें। तो कॉमन सर्विस सेंटर और एजेंट्स भी आज से टिकट्स बुक कर सकेंगे। पोस्ट ऑफिस यात्री भी टिकट सुविधा केंद्र पर। और रेलवे ने अपनी जिस तरीके से ट्रेनों के टिकट बुक करने की अब सुविधा बढ़ा दी है, लोगों को और भी ज्यादा सहूलियत मिलने जा रही है। कुंदन सिंह मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। कुंदन, अक्सर हम देखते हैं कि जो रेलवे के काउंटर्स होते हैं जहां पर टिकट्स बुक होते हैं, वहां पर भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी होती है, फिर चाहे वो प्लेटफॉर्म टिकट की हो या फिर आगे की ट्रैवल के लिए। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना बहुत ज्यादा आसान बात नहीं होगी। देखिए, मुश्किल काम होगा और मुश्किल काम को आसान करने के लिए रेलवे के पास पूरी जो अपनी RPF की फोर्स है वो लगाई जाएगी और लिमिटेड काउंटर, यानी कि जितनी पारंपरिक तौर पर जितनी काउंटर खुला करते थे उतने काउंटर नहीं खुला करेंगे। हालांकि कुछ सालों में ट्रेंड देखा गया है कि बहुत सारे, कम से कम भारतीय रेलवे नेटवर्क में जो 100% टिकटें बुकिंग होती है उसमें 60 से 70% आज के दौर में ऑनलाइन टिकट बुकिंग करता है, क्योंकि हर आदमी के पास अपने स्मार्ट मोबाइल फोन है, कोई अपने रिलेटिव से कराता है। बहुत सारे साइबर कैफे खुल गए हैं, बहुत सारे IRCTC के ऑथराइज्ड बुकिंग एजेंट्स होते हैं, वो आपको कुछ पैसे लेके टिकट बुक करते हैं। तो एक तो ट्रेंड देखा गया है कि नई तकनीक की वजह से 60 से 70% वैसे ही टिकट ऑनलाइन शिफ्ट हो चुका है और वैसे में शुरुआती दौर पे IRCTC के बुकिंग से ही आप कर सकते थे। लेकिन ये भी देखा गया कि स्टेशनों के आसपास
खासकर छोटे शहरों में और खासकर घर से पैसेंजर जो अचानक कहीं से ट्रैवल करके आ जाते हैं और उनको लगता है कि स्टेशन पे आ गए, यहाँ से टिकट लेके आगे की जर्नी को कंटिन्यू कर सके। वैसे लगा कि उन जरूरत लोगों के लिए कुछ रिजर्वेशन काउंटर जरूर खोला जाए, जिन्हें 22 तारीख से खोला जाएगा। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि बीते 70 दिनों के अंदर जो भी यात्राएं नहीं हो पाई पहले से बुक टिकट, और उन लोगों को जो टिकट कैंसिल कराना है उसको 25 तारीख से एक नया विंडो खोला जाएगा, जहां पे यात्री जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान अपनी यात्राएं पहले से टिकट बुक कर रखी थी और अब वो टिकट यात्रा नहीं कर पाए हैं और टिकट रद्द भी नहीं करा पाए क्योंकि सब चीज बंद हुआ करता था, तो उनके लिए एक नया विंडो लीन टाइम दिया गया था, वो 25 तारीख से खुल के लोगों को बुकिंग की जाएगी। दूसरी बात, जो कॉमन सर्विस सेंटर की बात कही गई है, देश भर में साइबर कैफे के तौर पे कॉमन सर्विस सेंटर काम करती है, जहां पे लोग अपनी बुनियादी जरूरतों के आधार से लेकर पैन कार्ड से लेकर टिकट ऐसी व्यवस्थाओं को कर सकते हैं, जिसमें पोस्ट ऑफिस को भी जोड़ा गया है। तो एक रेलवे की कोशिश है कि बड़ा नेटवर्क दिया जा सके, जिससे देश भर में ग्रामीण इलाके में, छोटे कस्बों में, शहरों में, बाहरी इलाकों के लोग इन सुविधाओं का फायदा उठा के टिकटों की बुकिंग कर सके। कल जब पहली बार 1 जून से खुलने वाली 200 ट्रेनों के लिए विंडो खुला था तो बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी क्योंकि बहुत सारा ट्रैफिक एक बार आ जा रहा था, लेकिन ग्रेजुअली धीरे धीरे इम्प्रूव किया गया और कल की बात करें तो 2.5 से 3 लाख के करीब लोगों ने अपनी यात्राओं से टिकट बुकिंग करी। तो कुल मिला के अब एक तरह से अगर सिस्टम की बात करें तो भारतीय रेलवे नॉर्मलसी की कोशिश कर रहा है कि कम से कम चीजें नॉर्मल होती जाए, और सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहा, हाइजीन की बात कर रहा, साफ सफाई की बात कर रहा, सैनिटाइजेशन की बात कर रहा, उन डब्बों को, उन कोच को, खास तरह के पूरी ट्रेन को, प्लेटफॉर्म को, प्राइवेट एरिया को, पब्लिक एरिया को और सैनिटाइज करने की कोशिश की जा रही है, कम से कम बिल्कुल कुंदन, तो कुल मिलाकर के लोगों को गाइडलाइंस का और प्रोटोकॉल्स का पूरी ईमानदारी के साथ इसे फॉलो करना है, क्योंकि उन्हीं के सेहत के लिए है। कुंदन, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन 25 मई से शुरू हो रही घरेलू उड़ानों के लिए आपको बता दें DGCA ने भी अब किराया तय कर दिया है। ये अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। हवाई रूट के 7 सेक्शनों में ये किराया अलग अलग तरीके से होगा। पहले सेक्शन की बात करें तो जो 40 मिनट का सफर होगा, जिसमें न्यूनतम किराया जो होगा वो 2000 और जो मैक्सिमम यानी कि अधिकतम होगा वो 6000 रुपए होगा। वहीं दूसरे सेक्शन की बात करें तो 40 से 60 मिनट का जो सफर करेंगे उनके लिए न्यूनतम किराया जो होगा वो 2500 रुपए होगा और अधिकतम किराया 7500 रुपए होगा। तीसरे सेक्शन में अगर बात करें तो 60 मिनट से 90 मिनट के सफर के लिए न्यूनतम किराया 3000 रुपए और अधिकतम 9000 रुपए होगा। और चौथे सेक्शन की बात करें तो 90 से 120 मिनट के सफर के लिए न्यूनतम किराया 3500 रुपए और अधिकतम 10,000 रुपए होगा। पांचवें सेक्शन में 120 से 150 मिनट के सफर के लिए न्यूनतम जो किराया है वो 4500 रुपए और अधिकतम 13,000 रुपए होगा। छठे सेक्शन की बात करें तो 2.5 घंटे से 3 घंटे के सफर का न्यूनतम जो किराया है वो 5,500 रुपए और जो अधिकतम किराया है वो 15,700 रुपए होगा। सातवें सेक्शन में 3 घंटे से 3.5 घंटे के सफर का न्यूनतम किराया 6500 रुपए और अधिकतम 18,600 रुपए होगा। तो ग्राफिक्स के जरिए आप समझने की कोशिश करिए घरेलू उड़ानें, हालांकि इसकी इजाजत दे दी गई है लेकिन अब इसका किराया भी तय कर दिया गया है। 7 सेक्शंस में सारे किरायों को डिवाइड किया गया है। न्यूनतम से लेकर के अधिकतम जो भी किराए हैं उसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। तो हवाई यात्रा को लेकर के DGCA ने ये किराया तय कर लिया। हवाई रूट के 7 सेक्शनों में होगा ये किराया अलग अलग। पहले सेक्शन में 40 मिनट का सफर होगा जिसमें न्यूनतम किराया 2000 और अधिकतम 6000 रुपए होगा। दूसरे सेक्शन के बारे में भी हम आपको बता रहे हैं जहां पर 40 से 60 मिनट का सफर जिसमें न्यूनतम किराया 2500 रुपए और अधिकतम 7500 रुपए। तीसरे सेक्शन में 60 मिनट से 90 मिनट का सफर न्यूनतम किराया 3000 रुपए और अधिकतम किराया 9000 रुपए होगा। चौथे सेक्शन की बात करें तो 90 से 120 मिनट का ये सफर होगा जिसमें न्यूनतम किराया जो होगा वो आपको 3500 रुपए देना होगा और मैक्सिमम किराया 10,000 रुपए होगा। पांचवें सेक्शन की बात करें तो 120 से 150 मिनट का ये सफर जिसमें न्यूनतम किराया 4500 रुपए और अधिकतम किराया 13,000 रुपए होगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सरकारी बैंकों के प्रमुखों के साथ बैठक करेंगी जिसमें नकदी उपलब्धता, आपको बता दें मॉनिटोरियम के स्टेटस और ब्याज दरों में कटौती समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी और ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने जा रही है। ये बैठक कोरोना की वजह से लॉकडाउन में हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई का हिस्सा है।
बता दें कि ये बैठक पहले 11 मई को होने वाली थी, लेकिन आर्थिक पैकेज की घोषणा के चलते इस बैठक को टाल दिया गया था और हाल ही में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी, जिसमें कई योजनाएं बैंकों के जरिए चलेंगी, जिसकी वजह से ये बैठक खास मानी जा रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे दें। आज सुबह 10 बजे आरबीआई के गवर्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। क्या बैंक लोन और मॉरिटोरियम और भी ज्यादा बढ़ सकता है, इसको लेकर के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। अब देखना होगा कि 10 बजे आरबीआई के गवर्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए क्या बात रखते हैं जनता के सामने। न्यूज 24 की नजर लगातार बनी हुई है। 10 बजे आरबीआई की तरफ से ये अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। मनीष मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तो मनीष, 10 बजे आरबीआई के गवर्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या और इन्फॉर्मेशन? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है तमाम सरकारी बैंकों के प्रमुखों से मुलाकात करने वाली हैं और ठीक इसके पहले आरबीआई गवर्नर भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, जिसमें जाहिर तौर पर वो कुछ ऐलान कर सकते हैं। इस बात के संकेत है, जिसमें आपको पता है कि लोन जो मॉरिटोरियम थी, जिसका भी ईएमआई जो भुगतान कर रहे हैं बैंकों को, कोविड-19 के कारण, इस महामारी के कारण लोगों को राहत दी गई थी। मार्च महीने से लेकर मई महीने तक 3 महीने के लिए जो ईएमआई का भुगतान नहीं कर सकते वो ना करें। इस सुविधा को उम्मीद की जा रही है कि आरबीआई गवर्नर 2 से 3 महीने के लिए और बढ़ा सकते हैं। खुद सरकारी बैंकों के प्रमुखों ने जब आरबीआई गवर्नर के साथ उनकी मुलाकात हुई थी, उन्होंने ये सुझाव दिया था, क्योंकि लोग अभी भी कई सारे इंडस्ट्रीज जो है वो काफी सफर कर रहे हैं। कई जगह लोगों को वेतन मिलने में देरी हो रही है या अभी मिल नहीं पा रहा, तो इस वजह से लोन जिनकी ईएमआई चल रही है उनको किसी तरीके से फौरी राहत दी जाए। तो ये संकेत मिल रहे हैं कि आरबीआई गवर्नर इसको 2 से 3 महीने के लिए और बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, जिसके जरिए जो है माना जा रहा है कि आरबीआई गवर्नर ब्याज दर में और भी कटौती कर सकते हैं और बैंकों के पास जो अतिरिक्त लिक्विडिटी है, नकदी है, वो बार बार बैंक जो आरबीआई के पास डाल रहे हैं उसको डिस्करेज करना, जिससे कि बैंक जो है ज्यादा इंडस्ट्रीज को लेंडिंग करें, उनको कर्ज दें, आम लोगों को कर्ज दें, रिटेल जो लोग चाहते हैं हाउसिंग लोन चाहे कार लोन, उनको लोन दें। तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए काफी महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो सुबह 10 बजे आरबीआई गवर्नर करने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे हमारी भी नजर। अब देखना होगा कि आरबीआई गवर्नर क्या बात प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए रखते हैं। आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है। दोपहर 3 बजे ये बैठक होने वाली है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये होने वाली बैठक, इस बैठक में कोरोना से जुड़े मुद्दे, खास करके प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर चर्चा होगी और इस बैठक में 20 से ज्यादा विपक्षी दलों के शामिल होने की उम्मीद है। खास बात यह है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे पहली बार सोनिया गांधी की बुलाई हुई इस किसी बैठक में हिस्सा लेंगे। तो कोरोना पर आज विपक्षी दल के नेताओं की ये बैठक होने जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ये बैठक बुलाई है, जिसमें पहली बार उद्धव ठाकरे भी शामिल होंगे। दोपहर 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये अहम बैठक बुलाई गई है। बैठक में 20 से ज्यादा दलों के जो लोग हैं वो शामिल होंगे। सोनिया गांधी की इस बैठक में पहली बार उद्धव ठाकरे भी शामिल होंगे और कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। और राज्यों के बीच आपको बता दें, हम कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ये 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक बुलाई है, लेकिन राज्यों के बीच बसों को लेकर के शुरू हुई राजनीति थमने का अब नाम नहीं ले रही। अब राजस्थान के कोटा से बच्चों को यूपी भेजने के मामले को लेकर दोनों ही राज्यों में खींचातानी चल रही है। राजस्थान सरकार पर बच्चों को बस से भेजने के एवज में किराया वसूलने के आरोप लगाए गए, तो राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह ने उसका जवाब भी दिया है। प्रताप सिंह के मुताबिक यूपी सरकार ने खुद बस के खर्चे का भुगतान करने की बात कही थी और इसी मामले को लेकर के यूपी सरकार के उस प्रस्ताव की कॉपी भी सामने आ गई। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने, जो इनके निदेशक है राजशेखर जी, उन्होंने पत्र लिखा और फोन पर बात करके रिक्वेस्ट की कि हमारी उत्तर प्रदेश की बसें स्टूडेंट को लेने के लिए कोटा गई हुई है, उनको डीजल की जरूरत है, तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप उनमें डीजल डलवा देना
डीजल का हम पेमेंट बाद में कर देंगे। तो उसमें राजस्थान रोडवेज राज्य पथ परिवहन निगम जो हमारी संस्था है, उन्होंने वहां पे अधिकारियों के स्तर पे उन बसों में डीजल डलवा दिया। बसों की संख्या 150, 120, 50 थी। उसके बाद उन्होंने एक और पत्र लिखा कि अब हमारे पास बसें भी कम पड़ गई, आप बसें भी दे दीजिए। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने उनको बसें भी उपलब्ध करा दी। स्टूडेंट आपके उत्तर प्रदेश पहुंच गए, वो स्टूडेंट थे और उसके लिए हमने कोई पैसा मांगा नहीं, आपके यहां से ही आया कि हमें डीजल डलवा दीजिए। तो ये जो परिवहन निगम दोनों आपस में एक दूसरे के डीजल डलवाते हैं तो एक दूसरे को पैसा देते हैं। और राजस्थान में कल से एक बार फिर से रोडवेज की जो बसें हैं वो चलने लगेगी। आपको बता दें, इसको लेकर के 55 रूट्स के लिए समय भी तय कर दिया गया है और अब से सफर करने के लिए टिकट ऑनलाइन भी बुक होंगे। हालांकि लॉकडाउन का पालन करते हुए बसें सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे के बीच ही चलेंगी और एक बस में सिर्फ 30 लोग ही यात्रा कर पाएंगे। और आज से महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम राज्य में बस सेवा बहाल करने जा रहा है और ये सेवा नासिक के प्रतिबंधित क्षेत्रों को छोड़ करके सभी जगहों पर चालू हो जाएगी। नासिक नगर निगम और मालेगांव नगर निगम क्षेत्रों को छोड़ करके बाकी जो स्थान है वहां पर बस सेवा बहाल होगी। दोनों ही क्षेत्र रेड जोन में हैं और बसें सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 7 बजे तक चलेंगी। बसों में उनकी जो क्षमता है उससे महज आधे लोग ही बस में बैठ सकेंगे और बसों में यात्रा के दौरान यात्रियों को एक दूसरे से दूरी रखनी होगी और मास्क बहुत जरूरी होगा। इंद्रजीत सिंह मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत, जैसा कि हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन 4 में काफी ज्यादा सहूलियत और काफी ज्यादा राहत राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से मिल रही है, लेकिन इस बीच लोगों को भी ये समझना होगा कि मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग ये जिंदगी भर के लिए बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, मास्क और सैनिटाइजर जिंदगी भर के लिए जरूरी है, साथ में सोशल डिस्टेंसिंग भी जरूरी है। यही कारण है कि आज से जो एसटी बस खास तौर पे ग्रीन जोन में शुरू हो रही है। मुंबई और उसके आसपास अभी तक एसटी बस सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए शुरू हो रही है जो प्रवासी मजदूर हैं, जो रजिस्टर्ड कराए हुए हैं, जिनको सरकार भेजना चाह रही है। उन्हीं लोगों के लिए एसटी बस मुंबई और उसके आसपास शुरू है। बाकी जो रूरल इलाके हैं उसके लिए शुरू की गई है, क्योंकि बहुत सारे एमआईडीसी में जो औद्योगिक इकाइयां हैं उनको खोली गई थी, लेकिन मजदूरों को जाने में काफी दिक्कत हो रही थी। एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट का, एक गाँव से दूसरे गाँव जाने में लोगों को दिक्कत हो रही थी। तो बहुत सारे जो सरकार औद्योगिक इकाइयों को शुरू करना चाहती है वो उनका काम पूरा नहीं हो पा रहा था। यही कारण है कि अब एसटी बस को शुरू करना पड़ा है और सरकार ने एक एहतियात बरतने के लिए भी लोगों को कहा है कि ज्यादा भीड़ न लगाएं, क्योंकि जो सीमित संख्या होती है, जितनी संख्या ले जा सकती है एसटी, उससे करीब करीब आधे लोगों को लेकर जाएगी। इसके अलावा सभी लोगों को मास्क पहनना जरूरी होगा, साथ में सैनिटाइजर भी ले जा सकते हैं। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, यानी कि बस स्टॉप पर भी आप खड़े हैं तो थोड़ा दूरी बनाकर आपको खड़ा रहना होगा। तो कहीं न कहीं जो रूरल इलाके हैं वहां पे नॉर्मलसी की तरफ सरकार बढ़ रही है, लेकिन मुंबई और उसके आसपास अभी भी लगातार चिंता बढ़ी हुई, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं। हालांकि एक जो सुकून की बात यह है कि लोगों को ठीक होने का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। करीब करीब 12,000 लोग जो कोरोना संक्रमित थे वो ठीक हो चुके हैं अभी तक। चलिए, ये राहत भरी खबर है। बहुत बहुत शुक्रिया इंद्रजीत, आप नजर बनाए रखें, जानकारी हम लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो देश में कोरोना मरीजों की जो संख्या है वो लगातार उसमें बढ़ोतरी हो रही है। देश में अब कोरोना मरीजों का जो आंकड़ा है वो 1,12,000 के पार 12 के पार पहुंच चुका है। वहीं देश सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र ही है, जहां कोरोना की रफ्तार धीमे होने का नाम नहीं ले रही। पिछले 24 घंटे की बात करें तो महाराष्ट्र में 2,345 नए कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं और इसी दौरान 64 मरीज ऐसे थे जिन्होंने कोरोना से जान गंवाई। अब राज्य में कोरोना मरीजों की जो संख्या है वो बढ़कर के 41,642 तक पहुंच गई और अब तक कोरोना से राज्य में 1,454 जान गंवा चुके हैं। वहीं 11,726 लोग ऐसे भी हैं जो कोरोना को मात देकर अपने घर पहुंच गए।